So our today's topic is पोटेंशियोमीटर। नाम से ही पता चल रहा है पोटेंशियो यानी पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर यानी मेजर। तो ये क्या गिन सकता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस गिन सकता है, ये ईएमएफ गिन सकता है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मेजर कर सकता है। तो सी प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दिस इज अ सेल एंड ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। लेट द ईएमएफ ऑफ द सेल बी ई। वी नो एवरी सेल हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये एक सेल है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये वाला इसका, let us say this is point A and this is point B. We have to suppose that this wire from the positive terminal up to point A and from point B up to negative terminal or up to internal resistance there is zero resistance. हमको ये मान के चलना है, हमको ये मान के चलना है कि ये वायर जो है इसका रेजिस्टेंस जीरो है, ये वाले वायर का भी रेजिस्टेंस जीरो है, ऐसा सपोज करना है। हालांकि जीरो होता नहीं है कभी। और ए से बी तक जो वायर है ये हाई रेजिस्टेंस कॉइल है और काय से बना है? तो ये मैंगनीन से बना है। मैंगनीन या तो यूरेका से भी बना हो सकता है। ये क्या है? यूरेका और मैंगनीन दोनों में से कोई। तो दीज आर एलॉयज और एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनका बहुत कम होता है, वेरी लेस। इसका मतलब क्या है कि अगर ज्यादा देर तक भी करंट पास करवाया जाए इसमें, तो हमको मालूम है जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये थोड़ी देर के बाद वायर गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सही वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इट्स रेजिस्टेंस मस्ट रिमेन सेम, कांस्टेंट, है ना। और ये जो बैटरी, ये जो सेल है, इसका ईएमएफ एक्सट्रीमली स्टेबल होना चाहिए। इसका एक्सट्रीमली स्टेबल ईएमएफ होना चाहिए। एंड वी नो व्हाट ईएमएफ इज। Electromotive force is not force, it is the energy given by the cell or battery to overcome the external resistance as well as the internal resistance of the cell. है ना? So that total energy given by the cell or battery to overcome the external as well as internal resistance is called EMF of the cell. तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ। अब इसको नाम अगर कुछ देना भी चाहिए या नहीं भी दिए तो इसमें किरचॉफ, ये रेजिस्टेंस कितना है? R, ठीक है, और इसका लेंथ कितना है? तो यहां से लेकर A से B तक जो लेंथ है, लेट दिस लेंथ बी L। लेंथ कितनी है? L, कैपिटल है। और रेजिस्टेंस कितना है? ये पूरा कैपिटल R। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है A से B के बीच में? तो इट इज VAB। VAB is the potential difference between points A and B. हम चाहे तो VA minus VB ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं लिखते। VAB is the potential difference between points A and B. अब इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाओ, सेकंड लॉ, लूप लॉ लगा के देखो क्या होता है। A से B के बीच में क्या है? रेजिस्टेंस है और करंट कहाँ जा रहा है? लेट द करंट बी I। और करंट भी कैसा होना चाहिए? स्टेबल करंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि करंट कम ज्यादा हो रहा, 1 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 1.3 एम्पियर, नहीं, स्टेबल करंट चाहिए। तो स्टेबल करंट इज I, स्टेबल ईएमएफ E। अब किरचॉफ्स लॉ लगाओ। यहाँ देखो A से B हम जा रहे हैं ना, किरचॉफ्स लॉ टू लूप, नाम दे दो इसको कुछ AB, इसको CD बोल देता हूँ, ABCD। तो क्या होगा ABCD? वो प्लीज क्लोज द डोर। आगे प्लीज क्लोज द डोर। सी A से B के बीच में क्या है? रेजिस्टेंस और करंट अपन साथ में जा रहे हैं।
करंट माइनस आई इंटू आर। फिर बी से सी नथिंग, नो बैटरी नो रेजिस्टर। सी से डी के बीच में करंट कहाँ आएगा ऐसा, तो क्या होगा माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस और प्लस ई, नेगेटिव से इधर आ रहे तो इज इक्वल टू 0। इसमें क्या हो सकता है, डायरेक्ट लिखिए माइनस आई आर, ले जाने दो माइनस आई आर इज इक्वल टू माइनस ई, और माइनस हटा देते आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, आई कॉमन, आर प्लस आर इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट दैट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, ये करंट फ्लो होगा। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो ये हटा देंगे, VAB कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज इक्वल टू I इंटू R। पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ, यहाँ पे लगाने में ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, VAB यानी I flowing through it and R is the resistance between points A and B। तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VAB इज इक्वल टू I की जगह क्या लिख सकते हैं, E अपॉन R प्लस R, और आप ऐसा लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख सकते, और डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय L, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय L, जानबूझ के डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाले को लिखेंगे नहीं, हाँ वो तो बोल रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा लिखेंगे नहीं, तो ये यहाँ पे लिखता है yes. हाँ तो ये इसको इधर लाएंगे हम, VAB अपॉन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R अपॉन मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन L, है ना। और इफ EMF is stable and internal resistance are constant, EMF चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा सेल यूज करो जो लगातार सेम एनर्जी दे, ऐसा नहीं कि पहले लगाए तो खूब एनर्जी दे रहा है, नया सेल है और बाद में एनर्जी कम होगी उसकी, ऐसा सेल नहीं होना हमको ऐसा सेल चाहिए जो लगातार सेम एनर्जी देता रहे, एनर्जी टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस, उसी को तो EMF बोलते हैं, एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनल प्लस टोटल एनर्जी, एक्सटर्नल और इंटरनल में टोटल जितनी एनर्जी खर्च होती है दैट इज कॉल्ड EMF। तो इसका EMF कांस्टेंट होना चाहिए, लगातार सेम एनर्जी देते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि नया सेल हो तो पहले एनर्जी बहुत दे रहा और 10 मिनट के बाद ही एकदम घुस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो E और R अगर कांस्टेंट है तो L तो कांस्टेंट है ही वैसे भी, एंड R तो कांस्टेंट है वैसे भी, रेजिस्टेंस क्यों, रेजिस्टेंस कब चेंज होता है, लेंथ चेंज होने से, मटेरियल चेंज होने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने से और टेम्परेचर चेंज होने से। लेकिन हमने कौन सा वायर यूज किया, नहीं, इसका टेम्परेचर जल्दी से बढ़ता नहीं, ज्यादा देर भी करंट चालू रहा तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं, तो इसका हमको टेंशन नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, AB जो वायर है, वायर AB जो है, कंडक्टर AB मस्ट, कैपिटल में लिख रहा हूं, मस्ट हैव यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्यों, वेरी गुड, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, और रेजिस्टेंस भी नहीं, वो तो ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी ए से यहाँ तक अगर 1 सेंटीमीटर वायर है तो जितना इसका रेजिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर वायर का, ये 1 सेंटीमीटर का भी उतना ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये 1 सेंटीमीटर का भी उतना ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, हर जगह रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मस्ट रिमेन कांस्टेंट।
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म तो रेजिस्टेंस भी सेम है, ईएमएफ अच्छा है, कांस्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होता है, तो फिर क्या हो जाएगा? इफ ई एंड आर आर कांस्टेंट देन वी बाय वी ए बी बाय एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। वी ए बी बाय एल विल बी कांस्टेंट, है ना? ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट ई और आर कांस्टेंट है तो आर तो कांस्टेंट रहेंगे। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ तो कांस्टेंट है, वायर की लेंथ से हम कोई कम ज्यादा नहीं कर रहे। अब क्या होगा? v by l इज कांस्टेंट एंड दिस v by l का नाम क्या है? तो v by l जो है VAB इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मीनिंग क्या है? अगर यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से यहां आए और यहाँ इसके पास 20 वोल्ट एनर्जी है, 20 वोल्ट एनर्जी है, वी नो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एनर्जी होता है। यहाँ 20 वोल्ट एनर्जी है और यहाँ आए तो 0 वोल्ट एनर्जी हो जाती है, पूरी 20 वोल्ट इसमें खर्च हो जाती है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एक ये कितने मीटर है वायर? समझो अपने मन से। तो मान लो ये वायर 10 मीटर है, कितने मीटर है लेंथ? सपोज 10 मीटर है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो इसका रेजिस्टेंस है समझो 10 ओम। अगर रेजिस्टेंस 10 ओम है तो हर 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम, 1 ओम होगा। और वोल्टेज भी कितना ड्रॉप हो रहा हम वो भी बता सकते हैं। यहाँ 20 वोल्ट पूरी एनर्जी है, यहाँ जाएगा तो ये कितना मीटर लंबा वायर है? 10 मीटर। तो 1 मीटर दूर चलने में कितना वोल्टेज खर्च होता है? 2 वोल्ट। कैसे पता चला हमको? VAB कितना है? 20 वोल्ट और लेंथ कितना है? 10 मीटर। तो ये जो कांस्टेंट आया है इस कांस्टेंट को क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका नाम क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड यानी क्या होता है आपको कल समझाया था, ग्रेड वाइज कम होना, चेंज होना, है ना? ग्रेडियंट यानी ग्रेजुअली ग्रेड बाय ग्रेड चेंज होना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो चेंज होना। पोटेंशियल यानी एनर्जी ग्रेड बाय ग्रेड कम हो रही है। यहाँ 20 वोल्ट की एनर्जी है, यहाँ 1 मीटर दूर आ गया, 1 मीटर दूर आया तो कितने वोल्ट एनर्जी बचेंगे? अब ये क्या आएगा आंसर? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय के। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे डिनोट करती है? टेक्स्ट बुक अपनी के से। तो ये कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट पर मीटर, 2 वोल्ट पर मीटर। और पता है नवनीत ने चिल्लर क्वेश्चन पूछा 1 मार्क का, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? वोल्ट पर मीटर। यानी 1 मीटर लंबा वायर है तो कितना वोल्ट कम होगा? यहाँ 2 वोल्ट। यहाँ 18 वोल्ट बचेगा, यहाँ 16 वोल्ट बचेगा, यहाँ आएगा तो 14 वोल्ट बचेगा। फिर 1 मीटर दूर आएगा तो 12 वोल्ट बचेगा, 10 वोल्ट बचेगा, 8 वोल्ट बचेगा, 6 वोल्ट बचेगा, 4 वोल्ट बचेगा, 2 वोल्ट बचेगा, 0 वोल्ट बचेगा, है ना? जैसे जैसे यहाँ आ रहे तो वोल्टेज क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? द वोल्टेज ड्रॉप, ड्रॉप का मीनिंग समझे ना? कि फॉल ऑफ वोल्टेज लिखूं, फॉल ऑफ वोल्टेज लिखूं या ड्रॉप लिखूं? ड्रॉप। द वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ from the higher potential is called potential gradient। और हम क्या चाहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। हर 1 मीटर चले तो 2 वोल्ट पोटेंशियल खर्च होना चाहिए, हर 1 मीटर चले तो 2 वोल्ट खर्च होना चाहिए, बस, ज्यादा नहीं, हर जगह सेम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कब रहेगा? जब ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो अब ये भी पूछा है टेक्सचुअल क्वेश्चन है स्टार वाला, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड? स्टार वाला क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए।
तो आप बता सकते हैं क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन सी दो चीजों पे डिपेंड करता होगा? वोल्टेज एंड बस। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन विच पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स। तो आंसर लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि और के यानी ये कांस्टेंट। तो potential gradient depends on potential difference between 2 points of the potentiometer wire and it depends on the length of the potentiometer wire. तो ये क्या है? अब ध्यान से समझो, जितना जितना लेंथ हम दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा? कम हो रहा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप कम हो रहा है या बढ़ रहा? जितना लेंथ बढ़ रही है, यहाँ से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ऐसे दूर जा रहे हैं तो लेंथ बढ़ रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप कम कम होता जा रहा है या ज्यादा हो रहा है? तो हम बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ध्यान से समझो मैंने क्या लिख दिया। देखो 1 मीटर वायर चले, इसको मीटर को रेड पेन से कर देता हूँ मैं। 1 मीटर चले तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 18 हो गया। फिर और 1 मीटर चले हम 16 हो गया, और 1 मीटर चले तो 14 हो गया, 1 मीटर चले तो 12 हो गया, 1 मीटर चले तो 10 हो गया, 1 मीटर चले तो 8 हो गया। हर 1 मीटर चलने में क्या हो रहा है? 2 वोल्ट से ड्रॉप हो रहा है। तो जितना जितना मीटर आगे बढ़ेगा, लेंथ आगे बढ़ेगी तो ड्रॉप ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। जितना लंबा आगे बढ़ते रहेंगे उतना ड्रॉप ज्यादा होगा। जितना लंबा वायर रहेगा, नहीं समझा? ओके सी ऐड करेंगे ये। अब देखो 2 मीटर वायर में पोटेंशियल जल्दी ड्रॉप होगा, एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी, या 10 मीटर वायर पे एनर्जी खत्म होगी? 10 वायर में, क्योंकि 10 में रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो वोल्टेज भी क्या होता जाएगा? खत्म होते जाएगा जल्दी। नहीं समझे? ये समझा? एल, हाँ छोटा एल उसका डाउट है। ओके देखो V बाय एल की वैल्यू कितनी है? V बाय एल की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। अब ये 2 है, 1 मीटर में कितनी वैल्यू है? 2। 2 मीटर में कितना खर्च होगा? 4। 3 मीटर में 6, 4 मीटर में 8, 5 मीटर में 10। तो जैसे जैसे मीटर बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है नहीं हो रहा? एनर्जी खत्म हो रही कि नहीं हो रही है? तो हम यही बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप जो है, एनर्जी जो है वो खत्म होती जा रही है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और फिर हम क्या करते थे? V बाय L इज इक्वल टू K इंटू एक्स लिख देते, यानी चलिए नहीं समझे? पोटेंशियल ड्रॉप जो है कैसे बता सकते हैं? K से। K की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना जितना आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल उतना क्या होते जाएगा? ड्रॉप होते जाएगा। 1 मीटर आगे बढ़ेंगे तो 2 वोल्ट खर्च हो जाएगा, 2 मीटर आगे बढ़ेंगे तो 4 वोल्ट, 3 मीटर आगे बढ़ेंगे तो 6 वोल्ट खत्म हो जाएगा, 4 वोल्ट आगे बढ़ेंगे तो 8 वोल्ट खत्म हो जाएगा। जितना लंबा वायर है उतना वोल्टेज क्या करेगा? खाएंगा, खर्च करेंगे, खत्म करेंगे हमारा वोल्टेज, एनर्जी, हमारी एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा उसको। बात समझ में आती? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर। एक टेक्स्ट बुक दे दो मुझे। मुझे भी वन टेक्स्ट बुक। तो what is the principle of potentiometer wire? The voltage drop per unit length, potential gradient। हाँ, तो देखो मैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ एंड आई एम ऑन पेज नंबर 221 पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और ये डेरिवेशन देख लो मैंने जो करवाया। VAB upon L is known as potential gradient along wire AB. It is denoted by K. Potential gradient की definition क्या है? Potential difference per unit length of the wire. और वहां देखो फिर क्या लिखा है? प्रिंसिपल देखो पोटेंशियोमीटर का क्या दिया है?
टेक्स्ट बुक में देखो, कंसीडर पॉइंट सी ऑन द वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड ए एंड सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, V अपॉन एल क्या आया? कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते VAB अपॉन एल इज इक्वल टू कांस्टेंट? तो हम ये बोल सकते हैं VAB इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एल। VAB इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एल। मैं यहाँ लिख सकता हूँ VAB इज इक्वल टू कांस्टेंट के, ये कांस्टेंट का नाम क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एल। ऐसा लिख सकता हूं मैं इसी को मॉडिफाई करके। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जब मैं लेंथ एल चलूंगा पूरा एल यहाँ से यहाँ तक, तो वोल्टेज कितना खर्च हो जाएगा? पूरा ए से बी के बीच में 20 वोल्ट खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कोई पॉइंट पी है, समझो कहाँ पर, ये यहाँ रख देता है, यहाँ कोई पॉइंट पी है, तो ए से बी के बीच की लेंथ बताओ कितनी है? और ए से पी के बीच की लेंथ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर। 6 मीटर नहीं, तो 6 मीटर में कितना वोल्ट खर्च होगा? 12। और 10 मीटर में 20। इसका मतलब जितना मीटर ज्यादा चल उतना वोल्टेज ज्यादा खर्च होगा। यही तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? जितना लंबा दूर जाओगे उतना वोल्टेज ज्यादा खर्चा होगा। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? ये कि वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, पूछा जाता है ये 1 मार्क के लिए, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? तो वोल्टेज कितना गिरेगा ये डिपेंड करता है लेंथ पर। 1 मीटर चलोगे तो 2 वोल्ट गिरेगा, 2 मीटर चलोगे तो 4 वोल्ट गिरेगा, 3 मीटर चलोगे तो 6 वोल्ट कम हो जाएगा, 4 मीटर चलोगे तो 8 वोल्ट खर्च हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हर बार नहीं होगा, ये अपनी एग्जाम्पल में होगा ये, क्योंकि हर बार थोड़ी वो 20 वोल्ट ही रहेगा और हर बार ही थोड़ी 1 मीटर वो रहेगा। अलग अलग पोटेंशियोमीटर वायर का अलग अलग वैल्यू रहेगा। लेकिन अपने इस एग्जाम्पल में क्या होगा? अपने इस एग्जाम्पल में 1 मीटर में 2 वोल्ट खर्च हो जाएगा, 2 मीटर आगे बढ़ रहे तो 4 वोल्ट खर्च हो जाएगा। और वोल्ट ये क्या? एनर्जी। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस चार्ज चलेगा वायर में, आगे आगे जितना चलेगा उतनी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। ये तो सबको मालूम है ना, कि जितना वायर लंबा रहेगा उतना उसमें एनर्जी ज्यादा खर्च होगी वायर का डिस्टेंस कवर करने में, उतना वोल्टेज ज्यादा खर्च होगा लेंथ कवर करने में। तो वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यही रूल, यही प्रिंसिपल यूज करते हैं हम काय के लिए? टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब ईएमएफ क्या होता है आपको पता है, बार बार बोल चुका हूं मैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये गलत दिया हुआ नाम है, सच में वो एनर्जी है ना। तो ईएमएफ is the total energy given by the cell or battery or any source to overcome the external resistance plus the internal resistance, है ना। और बाकी जगह तो रेजिस्टेंस रहता ही नहीं। तो सेल जितनी पूरी एनर्जी दे सकता है जितनी उसके पास है, that total energy that can be given by the cell is called EMF of the cell। ठीक है, तो अब ये मिटाते हैं और दूसरा लेक्चर बनाते हैं, uses applications of potentiometer।